आपके अपने चैनल परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। इस टॉपिक के बारे में देखेंगे। CGPSS मेंस पेपर 7 का पार्ट 3 है। इसके पहले भी बहुत सारे पार्ट बन चुके हैं और जो चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। और एक चीज़ और उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि इसके पहले हमने जो पार्ट देखा था NCHER, तो उसमें एक जगह मैंने कहा था कि जो लिस्ट है सारे जितने भी परिषदों की लिस्ट है जिसमें 14 इंस्टीट्यूशन हैं, उसके बारे में लिस्ट एक्चुअल में शो करना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से वो नहीं आ पाया स्क्रीन पे। तो उसको हम लास्ट में देख लेंगे जब जितने भी हम पढ़ने वाले हैं इंस्टीट्यूशन जो जिसकी संख्या 12, 13 से 14 के आसपास है, तो उसको लास्ट में हम देख लेंगे। तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो बोला गया कि हाँ स्क्रीन में शो हो रहा है लेकिन शो नहीं हुआ। तो हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो जो जो पढ़ना है वो तो क्लियर हो ही जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पर मैंने लिख ही दिया था और साथ में मैंने उसको बोल के बता भी दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। NCERT इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण आयोग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT के बारे में लगभग जितने भी स्टूडेंट हैं ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नया टर्मिनोलॉजी है, सब जानते ही हैं। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको हमेशा ये बोला जाता है कि आप अपनी तैयारी की शुरुआत अपना बेसिक क्लियर करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए NCERT की किताबें 6ठी से लेकर के 12वीं तक एक बार पूरा पढ़ लीजिए। उसमें जितना भी हायर एजुकेशन का एक तरीके से जो सार है उसको बुक में दे दिया गया है। अगर आप एक बार उसको पढ़ लेते हैं, जितना जो भी टॉपिक है जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो एक बार NCERT की जो स्कूल की किताबें हैं उसको पढ़ लेते हैं तो आगे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो पढ़ने में बहुत आसानी होती है और ये सही बोला जाता है और पढ़ना भी चाहिए। अब हम टॉपिक में अपने आते हैं। NCERT ये एक संस्थान है, स्कूली शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख सलाहकारी निकाय है। यह एक स्वायत्ता संस्था है जिसका गठन 1 सितंबर 1961 में किया गया था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इसका मेन कार्य क्या है? इसका मेन कार्य है शिक्षा का प्रसार। इसके अंतर्गत वो राज्य शिक्षण विभाग, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों, मतलब जो भी शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं उन विभागों का प्रसार करना और उसको सहयोगी के रूप में कार्य करना और एक तरीके से आदर्श पाठ्यक्रम पुस्तक का निर्धारण करना। सामान्यतः देखा जाता है कि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, सभी कार्य में एक आदर्श पैमाना रखा जाता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं या जो करने वाले हैं उसका उसका एक स्तर क्या होना चाहिए। तो स्तर को आप बिना किसी मानक के, स्टैंडर्ड वैल्यू के या पैमाने के आप नहीं माप सकते। तो इसीलिए NCERT क्या करता है, शिक्षण संस्थानों में एक मानक स्तर तय करता है कि उसके आधार पे अन्य जो शिक्षण संस्थानें हैं, चाहे वह पाठ्यक्रम हो, उनका शिक्षण शैली हो, सभी चीज़ क्या है उसको बढ़ा करके उस स्तर तक रखा जा सके। तो NCERT का मेन कार्य क्या है, शिक्षण में सहयोग तो करना ही है, समन्वय स्थापित करना ही है, लेकिन जितने भी शिक्षण संस्थानें हैं उनको आपस में एक सहयोगी के रूप में सपोर्ट करता है और आदर्श पाठ्य पुस्तक निर्धारण में उनका सहयोग करता है। तो ये NCERT का मेन अगर परिभाषा इसमें आता है तो आप NCERT के बारे में दे सकते हैं। 2-3 पॉइंट है। एक तो क्या है, एक स्वायत्ता निकाय है और एक सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसमें शिक्षा के प्रसार में सहयोग में आदर्श पाठ्यपुस्तक निर्धारण में। इसका आदर्श एक वाक्य है, विद्यामृत भूने मृत भूनुते विद्या से अमृत की प्राप्ति की होती है। ये हर चीज़ का एक आदर्श वाक्य होता है, एक लोगो होता है। तो ये NCERT का आदर्श वाक्य है कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। मुख्य कार्य क्या है, इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य, इसको समझने से पहले साइड में आपका दिख रहा है
कि ये कार्य कैसा करता है उसको हम एक डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा के भी अलग अलग स्तर हैं। जैसे एक प्राइमरी स्तर होता है, उसके बाद माध्यमिक होता है, उसके बाद हाई स्कूल होता है, उसके बाद महाविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय। तो अलग अलग अगर इसमें भाग में बांटते हैं तो हम लोग इसको मोटे मोटे तौर पे 2 भाग में बांट देते हैं, 3 भाग में लेके चलते हैं। पहले महाविद्यालय, उसके बाद विश्वविद्यालय और अन्य के अंतर्गत जितने भी स्कूल और अन्य जो प्राइवेट संस्थानें हैं, प्राइवेट तो फिलहाल नहीं आएंगे, हाँ, लेकिन जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय इसके अंतर्गत एफिलेटेड हैं वो भी आ जाएंगे। आपस में ये जुड़े हुए हैं, तो इनका संचालन के लिए ये आपस में एक तरीके से सहयोग स्थापित करता है। सहयोग कैसे स्थापित करेगा, क्योंकि इनका संचालन तो इसके लिए अलग बोर्ड है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अलग अलग संस्थाएं हैं, विभाग हैं। तो ये कार्य क्या करता है, ये आपस में सहयोग बनाएगा कि एनसीईआरटी एक गाइडलाइन जारी करेगा कि जो पाठ्य पुस्तक का स्तर है या मानक है किस तरीके से होना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये जितने भी हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक एनसीईआरटी का मेन काम होता है, मतलब शिक्षण संस्थानों को में आपस में समन्वय स्थापित कर उनके कार्य में सहयोग और उनके मानक का निर्धारण करना। ये 2-3 पॉइंट हैं। इसके बाद कुछ बिंदुओं के रूप में देख लेते हैं। अगर आंसर राइटिंग में आता है तो हमको पैराग्राफ में लिखते बने, यहाँ पर पॉइंट में भले ही दिया गया है, लेकिन आप जैसा क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से अपना आंसर का फॉर्मेट चेंज कर लीजिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये 2018 में CGPCS मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। मुख्य कार्य में इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य में है, पहला, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। एनसीईआरटी की जो बुक है जो स्कूलों में है, चाहे आप 6ठी से लेकर के 12वीं तक, बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, बहुत स्टैंडर्ड पैमाने का बुक होता है और बेहतरीन होता है, एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद है कंप्यूटर साक्षरता को भी ये बढ़ावा देता है। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करता है, मतलब जो शिक्षण संस्थान है उसमें तकनीकी को बढ़ावा को प्रोत्साहन देता है कि आप जितना अधिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके इनको बेहतर तरीके से कौशल है उसको पढ़ाने का जो कौशल है उसको इम्प्रूव कर सकूं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्रदान करता है, मतलब साथ ही साथ में जैसे बहुत सारे स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम कराते रहते हैं, तो एनसीईआरटी भी इस तरीके से छात्रवृत्ति के लिए समय समय पर परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें चयनित छात्रवृत्ति को आगे वो पढ़ाई से संबंधित जितने भी प्रोत्साहन राशि है वो प्रदान करता है। उसके बाद है शिक्षा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना आदि। छात्रवृत्ति तो देता ही है, शिक्षा को बढ़ा तो देता ही, लेकिन इससे संबंधित जो भी अनुसंधान कार्य है उसको भी ये बढ़ावा देता है। सूचनाओं के लिए निकासी गृह के रूप में कार्य करता है। सूचनाओं के लिए निकासी गृह कैसे कर सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन किस तरीके से, शिक्षा से संबंधित जितने भी जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए एक तरीके से आउटपुट है। जैसे कंप्यूटर की भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम इनपुट देते हैं कोई भी डाटा का, उसको प्रोसेस होने के बाद हमको आउटपुट में प्रिंटर के फॉर्म में या प्रिंट आउट फॉर्म में या किसी स्क्रीन के फॉर्म में हमको मिलता है उसका जानकारी। तो ये भी जो भी कार्य है उसका विश्लेषण करके, शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य है उसका विश्लेषण करके उसको एक आउटलुक देता है, ताकि इससे संबंधित जितने भी संस्थानें हैं या शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानें हैं उसका लाभ से ले सके। इस तरीके से आपका जो एनसीईआरटी है वो निकासी गृह का कार्य करता है। इसके अलावा ये यूनेस्को और यूनिसेफ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यूनेस्को और यूनिसेफ से। इसके अलावा अन्य विशेषताएं हैं, मतलब जो कार्य ही इसकी विशेषता है, लेकिन अगर हमको लिखने में आता है तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। विशेषता में देख सकते हैं, एनसीईआरटी द्वारा प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब एनसीईआरटी प्राथमिक की जो क्षेत्र है, प्राथमिक मतलब यहाँ पर आ जाएगी आपकी जो स्कूली क्षेत्र है वहाँ पे तो कार्य करता ही। इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र में जो व्यवहारिक ज्ञान है,
जो रिसर्च से संबंधित है उसमें भी अपना योगदान देता है। और कहीं न कहीं ये सारे चीज़ जुड़े हुए हैं यूनेस्को से। और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र बाल विपदा राहत कोष के लिए भी काम करता है। तो एक तरीके से इसकी विशेषताएं देखें तो ये केवल इसका काम शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, कहीं न कहीं ये अन्य जो समाज की गतिविधियाँ हैं वहाँ पर भी एनसीईआरटी का योगदान है। जैसे हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र में, उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा में भी, और ये जुड़ा हुआ है यूनिसेफ से। तो यूनिसेफ के माध्यम से ये संयुक्त राष्ट्र बाल विपदा राहत कोष इसमें भी अपना योगदान देता है। उसके बाद है पहले से लेकर के 12वीं तक के पाठ्य पुस्तक तैयार करने में भी सहयोग करता है। प्रदर्शनी का आयोजन करता है समय समय पे। एनसीईआरटी क्या करता है, राज्य स्तर पे फिर राष्ट्रीय स्तर पे प्रदर्शनी का आयोजन करता है, जिसमें जो प्रतिभागी छात्र छात्राएं हैं उनको अवसर मिलता है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए। इसके अंतर्गत आता है एक जवाहर नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पर इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद इसके अंतर्गत 4 केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थाएं कार्यरत हैं। और ये 4 कौन कौन से जो केंद्रीय हैं, 17 तो अलग से हैं क्षेत्रीय। ये 4 केंद्रीय टेक्नोलॉजी संस्थान हैं अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर, मैसूर। यहाँ एनसीईआरटी की महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं जो इसके अंतर्गत काम करते हैं, एनसीईआरटी के अंतर्गत में काम करते हैं। उसके अलावा 17 केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके अंतर्गत मौजूद हैं। तो ये हमने देखा एनसीईआरटी। तो इसमें केवल इतना ही है। तो इसमें से क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि एनसीईआरटी की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। आपको पॉइंट पॉइंट देना है अपने हिसाब से, इसी को कॉपी नहीं करना है। आप जो टॉपिक जिसे समझ आया होगा तो उसके हिसाब से आपको इसमें कमेंट में आंसर करके बताना है। आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही है। और क्वेश्चन आंसर में इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि एनसीईआरटी के बारे में आप क्या समझते हैं। तो इसमें 60 शब्दों में पूछ सकता है। तो इसमें आप लगभग जितने पॉइंट देखें तो इसमें आप लिख सकते हैं उसकी स्थापना, उसकी कार्य विशेषता, उद्देश्य। उसके बाद 30 शब्द में इसकी एनसीईआरटी की उद्देश्य के बारे में। तो ये अपने हिसाब से नोट्स आप इसमें बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा नोट्स था वो क्वेश्चन आंसर पैटर्न में ही रहता है। तो इसलिए अलग से क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉपिक वाइज भी लिखते चलेंगे तो आपका नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप अदर सोशल मीडिया जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर जाकर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।